वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के सेशन में और आपकी संभव सीरीज में। संभव सीरीज में आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 25। चैप्टर नंबर 25 के बारे में लास्ट सेशन में हमने बात करनी थी, थोड़ी बहुत शायद हम कर नहीं पाए थे, तो आज इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 25 को कवर करेंगे। और चैप्टर नंबर 25 को कवर करने के दौरान हम 1947 तक के सिनारियो को कवर करने का एफर्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आपकी संभव सीरीज में जो हम कवर कर रहे हैं स्पेक्ट्रम, इसमें हम चैप्टर नंबर 25 यानी कि एटली का अनाउंसमेंट वहां के साथ शुरुआत करते हैं। तो क्या होता है, ब्रिटेन में बनती है एक नई सरकार आफ्टर वॉर। इस सरकार को लीड करते हैं एटली ऑफ लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव्स हार जाते हैं, यानी कि चर्चिल हार जाते हैं। कंजर्वेटिव्स और चर्चिल जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को जीत दिलाई। चर्चिल को वॉर टाइम के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया, लेकिन पीस टाइम के लिए ब्रिटेन की जनता ने उन्हें एक अच्छे लीडर के तौर पर खारिज किया। विद दिस पर्सपेक्टिव कंजर्वेटिव्स की हार होती है और लेबराइट्स जीत जाते हैं। जब लेबराइट्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुए इलेक्शन में जीतते हैं तो गवर्नमेंट की कमान आती है क्लीमेंट एटली के हाथों में। क्लीमेंट एटली जब नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आते हैं तो नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्हें कई तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जो चैलेंजेस वो फेस करना शुरू करते हैं उसमें इंडिया में नेशनल मूवमेंट की एक्टिविटीज का बढ़ते चले जाना, कम्युनल क्लैश हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, आईएनए ट्रायल्स को लेकर ब्लैकलैश और 1946 की नेवल म्यूटिनी। इन सभी चीजों से एटली घबरा रहे थे और वो इस चीज को लेकर बहुत डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑन टाइम हो ही ना पाए। इसके ऑपोजिट यहां पर 1857 टाइप का कोई एक रिवोल्ट हो जाए और उस रिवोल्ट के दौरान थाउजेंड्स के नंबर में ब्रिटिशर्स को किल कर दिया जाए। इन सभी चीजों के मद्देनजर क्लीमेंट एटली जल्द से जल्द इंडिया की प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस मामले को जल्दी निपटाया जाए। उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो इंडिया को छोड़कर जाएंगे, लेकिन वो छोड़कर तो तब जाएंगे ना जब इंडिया को यहां पर कोई थामने वाला होगा। वो छोड़कर जाने को तैयार हैं, लेकिन इंडिया में गवर्नेंस कौन संभालेगा, इस चीज को लेकर इंडिया के लीडर्स के बीच में अभी भी कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पाया है। और इस कंसेंसस के बिल्ड ना हो पाने की वजह से यहां पर कई तरीके के डिलेज हो रहे हैं। उस डिले से बचने के लिए क्लीमेंट एटली एक अनाउंसमेंट करते हैं। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की ओर से अनाउंसमेंट आती है और अनाउंसमेंट की तारीख है 20 फरवरी 1947। 20th of February 1947 क्लीमेंट एटली डेट देते हैं, क्योंकि हम अंग्रेजों से बात बात पर यही कहते थे, भारत छोड़कर जाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा थमो, तारीख बताए दिए रहे हैं, परेशानी की बात नहीं है, हम आपको तारीख बता देते हैं। एटली ने अपनी घोषणा में यह साफ किया कि 30 जून 1948 वो तारीख होगी जिस दिन वो भारतवासियों को पावर ट्रांसफर कर देंगे। मतलब इसके बाद अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन अगर इस तारीख तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया तो, अगर इस तारीख तक हिंदू मुस्लिम रिजोल्यूशन नहीं हो पाया तो फिर वो क्या करेंगे, उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि अगर उस समय तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना तो हम देखेंगे कि आखिर इंडिया में पावर किसे देनी है। अगर यहां पर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बनी तो हम पावर उसे दे देंगे, और अगर इंडिया में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनी तो हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को यानी कि प्रांतीय सरकारों को सत्ता सौंपेंगे और यहां से अपना बोरिया बिस्तर पैक करके चुपचाप चले जाएंगे। ये तो परेशानी वाली बात थी, क्योंकि अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पावर सौंप देते हैं तो इंडिया कई सारे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। वैसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो हमें डराना चाहते हैं? हाँ, वो हमें डरा रहे हैं कि भाई आपस में समझ बूझ के फैसला कर लो, नहीं हम तो निकल लेंगे, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ये थॉट प्रोसेस है। दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम। लॉर्ड वेवल जो अभी तक कमान संभाले हुए थे, उनकी जगह पर एक नए
वायसरॉय इंडिया भेजे जाते हैं, नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान दीजिए कि जो इटली का अनाउंसमेंट है, घोषणा है, उसमें पाकिस्तान के निर्माण का भाव है, क्योंकि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पावर देने की बात कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो इंडिया का बाल्कनीकरण हो जाएगा, यानी कि इंडिया कई सारे हिस्सों में टूट जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया भेजा जाता है एक नए वायसरॉय के तौर पर इंडिया के फेट को डिसाइड करने के लिए। माउंटबेटन। माउंटबेटन कौन है और क्या खास है माउंटबेटन में कि उन्हें इंडिया के फैसले को अंतिम रूप देने के लिए भेजा जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, माउंटबेटन एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान हैं। माउंटबेटन को आप जानेंगे, उनकी पोजीशन को समझेंगे, तब आप यह भी समझ पाएंगे कि क्यों खास है ये इंसान, और तभी आप उसके पीछे यह भी समझ पाएंगे कि उन्हें इंडिया में भेजने के पीछे की मंशा क्या है। क्या मंशा है उन्हें यहां भेजने की? पॉइंट नंबर 1, माउंटबेटन एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान है। वो केवल एक गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, ही इज फ्रॉम रॉयल फैमिली। ऐसा लगता है कि रॉयल फैमिली के इंसान को अगर इंडिया में भेजा जाएगा, ही विल बी इन बेटर पोजीशन टू डील विद द इश्यूज ऑफ इंडिया। वो भारत की स्थितियों को संभालने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। अगर एक शाही परिवार से संबंधित व्यक्ति भारत आएगा तो वो सबसे पहले तो एक शाही परिवार से संबंध रखते हैं। वो शाही परिवार से संबंध रखते हैं, इसका क्या मतलब है? ब्रिटेन के तत्कालीन महाराजा हैं जॉर्ज सिक्स्थ। जॉर्ज सिक्स्थ। जॉर्ज सिक्स्थ। जॉर्ज सिक्स्थ ब्रिटेन के तत्कालीन महाराजा हैं और माउंटबेटन उनके कजिन, मतलब ये उनके परिवार से संबंधित हैं। पॉइंट नंबर 2, ब्रिटेन की महारानी रही क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, जिनका थोड़े समय पहले देहांत हुआ। उनके हस्बैंड यानी कि पति थे किंग फिलिप। लॉर्ड माउंटबेटन फिलिप के सगे मामा थे। समझ आ रही है बात? पॉइंट नंबर 1, वो राजा जॉर्ज छठवें के कजिन हैं, चचेरे भाई हैं। और ब्रिटेन की जो बाद में महारानी बनी, उनके जो पति थे किंग फिलिप, ये उनके सगे मामा थे। इनका घर का नाम डिकी था। फिलिप इन्हें अंकल डिकी बुलाते थे। रॉयल फैमिली के इंसान को इंडिया में भेजने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य एकदम स्पष्ट था। ये एक भारी भरकम इंसान है, ये हल्के फुल्के इंसान नहीं है। इनको भारत में भेजे जाने के पीछे का एक एम तो ये रहा कि इंडिया की सेपरेशन के बाद भी इंडिया को इन एनी वे ब्रिटेन के साथ कनेक्टेड रखा जा सके। जैसे दुनिया के कई सारे अन्य देशों ने अपने यहां डेमोक्रेटिक सेटअप को ऑप्ट करने के बावजूद रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि गणतंत्रीय व्यवस्था को नहीं अपनाया और ब्रिटेन के महाराजा या महारानी को ही अपना संवैधानिक मुखिया मान लिया। वो चाहते थे कि भारत भी ऐसा ही करे, भारत भी ब्रिटेन के महाराजा को अपना संवैधानिक मुखिया मान ले और अपने यहां की बाकी की व्यवस्था को संचालित करे। इस तरीके से एक औपनिवेशिक लिंक बना रहेगा और ब्रिटेन के महाराजा का जो ओहदा है वो भी बढ़ा रहेगा। वो माउंटबेटन को बोलकर भेजते हैं कि तुम्हें भेज रहे हैं, जाओ कन्विंस करो इंडियंस को कि वो मुझे ही अपना महाराजा मान के रखें, वो आजाद हो जाएं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना लें, वो अपनी शासन सत्ता खुद संभालें, लेकिन औपचारिक रूप से वो मुझे अपना मुखिया मान लें, जैसे दुनिया के कई सारे अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों ने किया है। देश को वो अभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। माउंटबेटन को भेजने के पीछे की मंशा संभवतः यही रही थी, यद्यपि वो इसमें सफल तो नहीं ही रहे। वो तिथि निर्धारित कर देते हैं, इटली एक डेट देते हैं, भारत छोड़ के जाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उन्होंने तारीख बता दी। तारीख बताने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि सत्ता हस्तांतरण के लिए अगर तारीख बता दी जाएगी तो सभी मुख्य दल जल्दीबाजी में जो आपसी विवाद हैं उसे निपटाएंगे, संवैधानिक संकट को टाला जा सकेगा और भारत में जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, अंग्रेज उसकी जिम्मेदारी उठाने से भी बच जाएंगे।
ये कई सारे उद्देश्य रहे उनके तारीख को घोषित कर देने के। कांग्रेस की प्रतिक्रिया एकदम स्पष्ट थी, वो इस योजना को स्वीकार करते हैं क्योंकि वो तत्कालीन प्रभाव से भारत को छोड़ने की बात कर रहे थे। इस योजना में प्रांत और देशी रियासतों को अलग से स्वतंत्रता देने का कोई प्रावधान नहीं था। जो तत्कालीन प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं थी वही अपने क्षेत्रों में संविधानों का निर्माण करने वाली थी। और यहां पर चूंकि पाकिस्तान बनने की कोई स्पष्ट योजना नहीं थी, तो मुस्लिम लीग के विरोध में कांग्रेस को यह योजना काफी ज्यादा पसंद आई। लीग ने इसी के परिणाम स्वरूप पंजाब में जो गठबंधन सरकार थी उसके विरुद्ध एक आंदोलन शुरू कर दिया ताकि समझौते की संभावनाओं को खारिज किया जा सके। मुस्लिम लीग को अब यह समझ आ गया था कि फैसले की घड़ी आ चुकी है और किसी भी समय अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। यदि अंग्रेज भारत छोड़कर जाते हैं तो पाकिस्तान बने इस चीज को तय करना होगा, और इस तय करने को लिए वो सांप्रदायिक दंगों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। 1947 के शुरू में सांप्रदायिक दंगे भारत में और तेज हो गए, और तेज हो जाते हैं ये सांप्रदायिक दंगे। जब माउंटबेटन आए थे तो उनके मन में यह विचार नहीं था कि पाकिस्तान बनेगा, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बंगाल और पंजाब में सांप्रदायिक दंगों को देखा, उन्हें लगा कि इस मामले को निपटाने के लिए शायद कंसेशंस देने की जरूरत है मुस्लिम लीग को। अगर पाकिस्तान के विचार को यहां पर अस्वीकार कर दिया जाएगा तो संभावना है कि मुस्लिम लीग इस प्रकार की हिंसा को बढ़ावा देती रहेगी और इससे चीजें दिन ब दिन बिगड़ती चली जाएंगी। समुदाय समूहीकरण की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि बंगाल में हिंदू महासभा पश्चिम बंगाल में एक पृथक हिंदू राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करने लगी, तो मुस्लिम लीग अपनी सांप्रदायिक नीतियों को आगे बढ़ाने लगी। 10 मार्च 1947 जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट आता है, और वो ये है कि जो सांप्रदायिक हिंसा चल रही है इसका सिर्फ एक ही उपाय हो सकता है कि जिस प्रकार से कैबिनेट मिशन ने सुझाया था, हमें पंजाब और बंगाल का विभाजन कर देना चाहिए, ना कि पंजाब और बंगाल पूर्ण रूप से पाकिस्तान को दे देना चाहिए। अप्रैल 1947 भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो उस समय थे जेबी कृपलानी, वो वायसराय को एक पत्र लिखते हैं। पत्र में क्या लिखा गया? युद्ध से बेहतर यह है कि हम उनकी पाकिस्तान की मांग को मान लें, किंतु यह तभी संभव होगा जब आप पंजाब और बंगाल का ईमानदारी पूर्वक विभाजन करें। अभी यह बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान का विभाजन तो होगा, अब मामला यह था कि पाकिस्तान को कितना छोटा रखा जाए, क्योंकि वो तो पूरा पंजाब और बंगाल मांगने की फिराक में है। और यहां पर नेहरू और जेबी कृपलानी का यही प्रयास है कि पंजाब और बंगाल को आंशिक रूप से मुस्लिम लीग को दिया जाए, ना कि पूर्ण रूप से। हम यह भी पाते हैं कि माउंटबेटन जब वायसरॉय के रूप में आते हैं तो वो ज्यादा तेजी से निर्णय लेते हैं, और वो ज्यादा तेजी से निर्णय लेने में सक्षम इसलिए भी हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा अनौपचारिक अधिकार हैं। और उन्हें अनौपचारिक अधिकार क्यों हैं? क्योंकि वो शाही परिवार से संबंध रखते हैं, वो कोई हल्के फुल्के इंसान नहीं है। वो जल्द से जल्द भारत को सत्ता हस्तांतरित करके इस मामले को निपटाने के पक्ष में है। वो यह भी चाहते हैं, उनका सबसे मुख्य कार्य यह था कि अक्टूबर 1947 के पहले वो इस बात को स्पष्ट कर दें कि भारत को एकीकृत रखा जा सकता है या उसका विभाजन तय है, और सत्ता हस्तांतरण होगा तो उसका स्वरूप किस प्रकार का होगा। माउंटबेटन अपने आने से पहले यहां की स्थितियों की जब जांच पड़ताल करते हैं तो उन्होंने पाया कि उनके आने के बाद चीजें बहुत तेजी से बदल गई हैं, और अब उन्हें निर्णय लेने में सहायता मिलने लगी है। कैबिनेट मिशन असफल रहा है और जिन्ना इस बात पर अड़ा हुआ है कि उसे पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। माउंटबेटन अपनी ओर से एक योजना प्रस्तुत करते हैं। वेवेल की जगह पर जब माउंटबेटन वायसरॉय बनकर आते हैं तो विभाजन के साथ स्वतंत्रता का लगभग प्लान तैयार कर चुके थे, और अब समय आ चुका है कि 3 जून की योजना का मसौदा तैयार किया जाए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन एक योजना प्रस्तुत करते हैं।
और इस योजना में भारत में सत्ता किस प्रकार से हस्तांतरित की जाएगी उसका स्पष्ट मसौदा दिया गया। माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून योजना भी कहा जाता है, उसमें मुख्य बिंदु एकदम स्पष्ट थे। पंजाब और बंगाल में हिंदू और मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के बीच विभाजन कर दिया जाएगा। ठीक है, उन्होंने बोला कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाएगी। यदि कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। 2 डोमिनियन होंगे, भारत और पाकिस्तान, और 2 संविधान सभाएं होंगी जो दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान बनाएंगी। सिंध इस संबंध में अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिले में हम जनमत संग्रह करवा लेंगे और यह पता कर लेंगे वो कहां जाना चाहते हैं। योजना में कांग्रेस की भारत की एकता की मांग पूरा करने की कोशिश तो की गई, लेकिन पाकिस्तान बनना तय हो चुका था। अब मामला केवल इतना था कि नेहरू ने माउंटबेटन से यह कहा कि देखो, विभाजन तो तुम कर रहे हो और पाकिस्तान तो बन रहा है, लेकिन अब यह तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि पाकिस्तान छोटा से छोटा बने। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प इसी दृष्टिकोण से नहीं दिया गया। उन्हें कहा गया, या तो आप भारत को चुनिए या पाकिस्तान को, आप स्वतंत्र नहीं रहेंगे। बंगाल में सोहरावर्दी थे और सोहरावर्दी एक स्वतंत्र बंगाल की मांग कर रहे थे। सोहरावर्दी की इसी मांग के चलते इसके पहले एक डिकी वर्ड प्लान भी प्रस्तावित किया गया था, जिसके तहत सभी प्रांतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया जाने वाला था। नेहरू ने इसका विरोध किया और माउंटबेटन को धमकाया भी कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे और इस बार अंग्रेज इस प्रकार के किसी भी आंदोलन को झेलने की स्थिति में नहीं है, तो बात बिगड़ जाएगी। तो डिकी बर्ड प्लान को वापस ले लिया गया, जिसे भारत के बाल्कनीकरण की योजना भी कहा जाता है। और ये पूरी योजना केवल सोहरावर्दी जो बंगाल मांग रहे थे स्वतंत्र तौर पर, उन्हीं की मांग को पूरा करने के लिए लाया गया था। यद्यपि इस मांग को अस्वीकार करके ठुकरा दिया गया और 3 जून प्लान इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो सोहरावर्दी की मांग के चलते जो बंगाल को स्वतंत्रता देने की बात चल रही थी, उसे भी खारिज कर दिया गया। हैदराबाद पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था। भाई कैसे? मतलब कैसे और क्यों? मतलब अगर ये इंडिया है तो यहां भी पाकिस्तान है, यहां भी पाकिस्तान है, क्या अब यहां भी पाकिस्तान रहेगा? हैदराबाद पाकिस्तान में जाना चाहता था, उसकी मांग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया। और बाद में हम देखते हैं कि हैदराबाद के निजाम के साथ काफी जद्दोजहद करनी पड़ी पटेल जी को, तब जाके हैदराबाद भारत का हिस्सा बन पाया। ठीक है, और इस मामले में माउंटबेटन ने एकदम स्पष्ट समर्थन किया कांग्रेस का। उन्होंने कहा यह इलॉजिकल बात है कि साउथ में भी एक पाकिस्तान रहे। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान डोमिनियन के आधार पर स्वतंत्र हो जाएंगे, यह प्रस्ताव में लिखा हुआ था। और विभाजन को और स्पष्ट करने के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। माउंटबेटन की योजना कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर ली। कांग्रेस को सांप्रदायिकता से छुटकारा मिला तो मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मिला। यद्यपि सांप्रदायिकता से छुटकारा तो नहीं मिल पाया, वो तो आगे भी जारी रहा। योजना में जहां मुस्लिम लीग पाकिस्तान की जो मांग कर रही थी उन्हें यह मिल गया, और कांग्रेस के लिए यह पाकिस्तान छोटे से छोटा रहे, वो इसके लिए भी काफी हद तक सफल रहे। भारत ने डोमिनियन का दर्जा स्वीकार किया, जबकि लाहौर अधिवेशन में हमने डोमिनियन स्टेटस को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि हमने देखा कि डोमिनियन के रूप में हमें त्वरित प्रभाव से स्वतंत्रता मिल रही है। और यह डोमिनियन वैसा नहीं था जो हम 1906 में मांग रहे थे। यह डोमिनियन केवल नाम मात्र का होगा। यह ऐसे होगा कि जब तक हमारे पास हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता, तब तक हम ब्रिटेन के राजा को ही संवैधानिक मुखिया मानेंगे। जो तत्कालीन विस्फोटक परिस्थितियां हैं, उन्हें नियंत्रित करने के लिए किसी एक समझौते पर पहुंचना जरूरी था, और प्रशासनिक और सैन्य ढांचे की निरंतरता के लिए भी जरूरी था कि ऐसा तो नहीं था कि हम अंग्रेजों को निकाल के फेंकेंगे और एक नया स्ट्रक्चर इंडिया में बिल्ड करेंगे, यह भी संभव नहीं था। तो हमने कहा कि ठीक है, जो पुरानी व्यवस्था है हम उसे कंटिन्यू रखेंगे। भारत जो डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा स्वीकार करता है, उसमें राष्ट्रमंडल के देशों में शामिल होना भी था। हम नहीं चाहते थे ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध खराब हों, हम उसे ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, सो ब्रिटेन की जो चिर प्रतीक्षित इच्छा थी वो ये थी कि भारत डोमिनियन स्टेटस में रहे। ठीक है भाई, रह लेंगे, कोई बाध्यता तो है नहीं। ठीक है, भले ही अस्थायी था, लेकिन ब्रिटेन को यह विश्वास था कि भारत अगर राष्ट्रमंडल में आ जाएगा
तो आर्थिक सुदृढ़ता और रक्षात्मक शक्ति ब्रिटेन की बनी रहेगी। ब्रिटेन कहीं ना कहीं भारत का जो समर्थन है वो उसके बाद भी प्राप्त कर पाएगा। ब्रिटेन जो सत्ता हस्तांतरण की तिथि समय से पहले तय कर रहा था, जैसे कि पहले तो बात की गई थी कि वो 1948 में हमें स्वतंत्रता देंगे जून में, लेकिन अब वो स्वतंत्रता 15 अगस्त को ही दी जाने वाली है। तो डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे पर कांग्रेस स्वीकृति चाहता था। साथ ही ये बात भी तय हो गई कि ब्रिटेन जो है वो ये नहीं चाहता था कि किसी भी रूप में, एक तो वो चाहते थे कि भारत एक डोमिनियन बन जाए, तो भारत को एक डोमिनियन बनाए रखने के लिए ये बड़ा ही जरूरी था कि उन्हें थोड़ा पहले स्वतंत्रता दे दी जाए, और उन्होंने वैसा ही किया। और दूसरा कि वो भारत से जल्द निकल जाना चाहते थे, ताकि सांप्रदायिक दंगों का जो उत्तरदायित्व है वो उनके ऊपर ना आए। योजना के अनुसार सीमांत प्रांत में जनमत संग्रह होना था, और उसी के आधार पर यह तय होना था कि वो भारत में जाएंगे या पाकिस्तान में। असम के मुस्लिम बहुसंख्यक जो इलाका था सिलहट, वहां पे भी जनमत संग्रह के द्वारा यह तय किया गया। दोनों हिस्से अंतिम रूप में पाकिस्तान में मिल गए। बंगाल और पंजाब की विधानसभाएं दो हिस्सों में बट गई। जैसे कि उम्मीद थी, हिंदू बहुसंख्यक जो प्रदेश थे वहां के प्रतिनिधियों ने यह निश्चय किया कि प्रांतों का विभाजन हो, और हो गया। बंगाल और पंजाब दो हिस्सों में बट गए। जो मसौदा तैयार किया गया, उस मसौदे को औपचारिक स्वीकृति देने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर दिया। और वो जो कानून पास किया गया उस कानून के तहत भारत को औपचारिक स्वतंत्रता ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा दे दिया गया। औपचारिक स्वतंत्रता के रूप में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अस्तित्व में आया। आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम काफी महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश संसद इसे पारित करके भारत की स्वतंत्रता को एक औपचारिक स्वरूप दे देती है। ठीक है, एक औपचारिक स्वरूप दे देती है। 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, यह कोई मौलिक कृति नहीं है। मतलब इसमें वही बातें हैं जो माउंटबेटन ने पहले से कही हुई थी। और प्रधानमंत्री एटली माउंटबेटन की योजना को एक विधेयक के तौर पे 15 जुलाई को प्रस्तावित करते हैं, और 18 जुलाई 1947 को इस पर शाही हस्ताक्षर हो जाते हैं। ब्रिटेन के राजा इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। यही विधेयक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना गया। ये वस्तुतः 3 जून की जो बातें थी, 3 जून का जो प्रस्ताव की बातें थी, उन्हीं बातों को यहां पर अपनी स्वीकृति दे देता है। ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप दो हिस्सों में बटेगा, भारत पाकिस्तान। हिंदुस्तान में भारतीय संख्या, हिंदुस्तान में वो सभी प्रदेश सम्मिलित किए जाएंगे जो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल से मिलकर बनेगा। इसमें जो अंतिम 2 प्रांत हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। हम जानते हैं वो रेडक्लिफ आयोग था। ठीक है, जिसे बहुत ही कम समय देकर आनन फानन में भारत पाकिस्तान का सीमा निर्धारित करने का काम दे दिया गया था। सभी संधियां जो भारतीय नरेशों के मध्य हुई हैं, ठीक है, यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि वो जो अनुबंध हैं वो समाप्त हो जाएंगे। मतलब ब्रिटेन ने अगर भारतीय राजाओं के साथ कोई संधियां की हैं तो वो तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएंगी। शाही उपाधि जो भारत का सम्राट शब्द था वो भी ब्रिटेन के महाराजा के लिए समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति अभी ब्रिटेन के महाराजा ही करेंगे, और या फिर उनका कोई प्रतिनिधि करेगा। ठीक है, और दोनों राज्य अगर चाहें तो अलग अलग गवर्नर जनरल रख सकते हैं, अगर वो चाहें तो एक भी रख सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के विधान मंडलों के कुछ विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार उनके पास रहेगा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद जो महाराज यानी कि क्राउन की जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार का शासन अथवा उनकी रक्षा का कोई भी उत्तरदायित्व समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय विधानसभा, राज्य परिषदें भंग हो जाएंगी, और 1935 के अधिनियम के तहत इन 2 राज्यों का संचालन होगा जब तक कि ये अपने लिए एक नवीन संविधान निर्मित नहीं कर लेते। इन सभी प्रावधानों के साथ ये पूरी जो व्यवस्था है वो यहां पर तैयार कर दी जाती है।
ये पूरी व्यवस्था यहां पर तैयार कर दी जाती है। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल को आवश्यक शक्तियां दी जाएंगी। भारत सचिव जो पदाधिकारियों को जो पहले सुरक्षाएं दी जाती थी, जो सेवाओं में लगे हुए थे, भविष्य में ऐसे अधिकारों को लेकर भारत सचिव वंचित हो जाएंगे। गवर्नर जनरल इस बात की आज्ञा दे सकता है कि महामहिम की भारतीय सेना का दोनों राज्यों में बंटवारा हो, और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सेनाओं का भी बंटवारा हुआ। दोनों ही देश अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सेना के शासन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। भारत सचिव भारत गृह लेखा आयुक्त का कार्य बनाए रखने के लिए संक्रमणीय प्रावधान किए गए कि जब तक भारत में इनकी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक वो कुछ कामकाज देखते रहेंगे। इस अधिनियम के तहत भारत स्वतंत्र हो जाता है और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का स्वरूप तैयार हो जाता है। अंतिम रूप में 15 अगस्त 1947 को भारत दो स्वतंत्र डोमिनियनों के रूप में अस्तित्व में आ जाता है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने, लेकिन भारत ने माउंट बैटन को ही अपना गवर्नर जनरल बनाए रखा। मन में सवाल है, क्यों? पाकिस्तान ने जिन्ना को गवर्नर जनरल बना दिया, हम भी अपने यहां किसी को बना सकते थे। वाई माउंट बैटन? हमने माउंट बैटन की स्थिति को क्यों बनाए रखा? माउंट बैटन को गवर्नर जनरल बनाए रखने के पीछे का उद्देश्य यह था क्योंकि वो एक शाही परिवार से संबंधित व्यक्ति था और हमें भारत के देशी रियासतों के एकीकरण में किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की आवश्यकता थी। भारत के जो देशी रियासतों में राजा थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर अत्यधिक सशंकित रहते थे और वो किसी भी भारतीय से बात करने को लेकर संकोच करते थे। लेकिन अगर माउंट बैटन के साथ बातचीत करनी हो तो शायद उन्हें संकोच नहीं होगा। ठीक है। अगर आप यहां पर आगे बढ़ें तो आप क्या पाते हैं कि अंग्रेजों ने जो आनन फानन में भारत को छोड़ा, इससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई। ठीक है। जैसे कि उन्होंने भारत के विभाजन में दूरदर्शिता नहीं दिखाई। माउंट बैटन यह मानकर चल रहे थे कि भारत और पाकिस्तान दोनों का गवर्नर जनरल उन्हें ही बनाया जाएगा, तो विभाजन के बाद जो समस्याएं आएंगी वो उन्हें हल कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना गवर्नर जनरल माउंट बैटन को नहीं बनाया। तो विभाजन के बाद दोनों प्रशासन अलग अलग हो गए और जो समस्याएं उत्पन्न हुई वो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर थी। सीमा आयोग जो रेडक्लिफ की अध्यक्षता में बनाई गई, उसने अनावश्यक उस आयोग को बनाने में देरी की गई और उसने बहुत आनन फानन में जल्दी में भारत पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। 12 अगस्त 1947 को निर्णय लिया जा चुका था, लेकिन माउंट बैटन ने 15 अगस्त 1947 को सार्वजनिक किया कि ये जो सीमा आयोग है वो किस प्रकार से सीमा का विभाजन करेगा। उनके पीछे सोच यही थी कि अगर किसी प्रकार की विपरीत घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी अंग्रेजों के ऊपर नहीं आएगी। 15 अगस्त के बाद जो होगा वो भारत के लोग देखेंगे। राज्यों के एकीकरण में उसके बाद बड़ी समस्या आई। हम देखते हैं कि जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि देशी रियासतें ये निर्धारित नहीं कर पा रही थी कि भारत में जाएं पाकिस्तान में जाएं। कुछ तो अभी भी स्वतंत्रता की मंशा लेकर बैठे हुए थे, जबकि ये स्पष्ट किया जा चुका था कि वो स्वतंत्र नहीं रह सकते। फिर भी जन आंदोलन शुरू हो गए। 1945 में उदयपुर में, 1947 में ग्वालियर में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। उन्होंने घोषणा की कि राज्य संविधान सभा में सम्मिलित होने से इनकार करेंगे, उनके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा, उन्हें दुश्मन की तरह ट्रीट किया जाएगा। हम देखते हैं जुलाई 1947 में वल्लभ भाई पटेल नए राज्यों के विभाग का दायित्व अपने पास रख लेते हैं। पटेल के नेतृत्व में 2 चरणों में राज्यों को सम्मिलित करने का कार्य किया गया। उन्होंने दूरदर्शिता, सामंजस्य, जनता का दबाव और धमकी, हर प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया। पहले चरण में हमने देखा कि 15 अगस्त 1947 तक कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ को छोड़कर सभी भारत में सम्मिलित हो गए और ये रक्षा, विदेशी मामले, संचार व्यवस्था भारत के अधीनस्थ मानकर कार्य करने लगे। और उसके बाद दूसरे चरण में कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे राज्यों को भारत में सम्मिलित करवाया गया। 16 अगस्त 1947 तक 136 देशी रियासतें भारत में सम्मिलित हो चुकी थी। कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को, हैदराबाद, जूनागढ़ 1948 में विलय पत्रों पर हस्ताक्षर करते हैं। द्वितीय चरण शुरू होता है जब छोटी छोटी रियासतें आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में अलग अलग नहीं रह सकती थी, तो वो अलग अलग प्रांतों में विलित कर दी गई। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की 39 रियासतें या तो मध्य प्रांत या उड़ीसा में मिला दी गई तथा गुजरात की रियासतों को बंबई प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया। रियासतों के विलय का एक अन्य रूप उन्हें ऐसी इकाइयों में गठित करना था जिनका प्रशासन आसानी से संचालित किया जा सके। हम देखते हैं
विंध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, बिलासपुर, भोपाल और कच्छ की जो रियासतें थी वो द्वितीय चरण में आती हैं और राज्य संघों का गठन करने के लिए इनका विलय किया गया। संयुक्त रियासतें, मध्य प्रांत की रियासतें, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश की जो संघ थे, पूर्वी पंजाब के रियासती संघ और पटियाला, राजस्थान, कोचीन और त्रावणकोर की संयुक्त रियासतें अस्तित्व में आई। इस चरण के पूरा होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा। देशी रियासतों के विलय को अंतिम रूप देने के लिए राजाओं को अनेक प्रकार की रियायतें दी गई। रजवाड़ों को विशेषाधिकार दिए गए जो प्रीवी पर्स के रूप में थे। प्रीवी पर्स के रूप में उन्हें वार्षिक भत्ता देने का वादा किया गया जिससे वो अपना खर्च चला सकें, क्योंकि बाकी तो उनके अधिकार ले ही लिए गए थे। इसका इस्तेमाल करके वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही तीव्रता के साथ भारत का एकीकरण संपन्न करवाया और इस एकीकरण के माध्यम से भारत अपना स्थायित्व प्राप्त कर सका। क्या भारत का विभाजन अपरिहार्य था? क्या कोई और विकल्प नहीं था कि हम इस विभाजन से बच पाते? आज भी ये सवाल हमारे मन में आता रहता है। इतिहासकार इस बात पे एकमत नहीं है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें रखते हैं। देखिए, भारतीय इतिहासकार, पाकिस्तानी और अंग्रेज इतिहासकार अपना अपना नजरिया रखते हैं। भारतीय इतिहासकार इसे दुर्घटना मानते हैं। भारत का विभाजन फूट डालो और राज करो की नीति का निष्कर्ष था और मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता या पृथकता की नीति का चरमोत्कर्ष था। भारतीय इतिहासकार तो इसे ऐसे ही देखते हैं। हम देखते हैं कि अंग्रेजों की जो नीतियां थी और मुस्लिम लीग का जो सांप्रदायिक प्रभाव था, उसके चलते भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है और ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई कि हमें इस विभाजन को स्वीकार करना ही पड़ा। कुछ भारतीय इतिहासकार विभाजन के लिए कांग्रेस की नीतियों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। वो ये तक मान लेते हैं कि जिन्ना का जो आरंभिक चरण था उसमें वो सांप्रदायिक नीतियों से दूर थे, लेकिन कांग्रेस उन्हें अकोमोडेट नहीं कर पाई, उनके विचारों को कांग्रेस के साथ सम्मिलित नहीं कर पाई। उन्हें जो आरंभिक रियायतें दी जानी थी वो नहीं दी जा सकी और यही कारण है कि अंतिम रूप में हमें उन्हें पाकिस्तान देना पड़ा। अगर हम उन्हें आरंभिक रियायतें दे देते तो शायद हमें पाकिस्तान ना देना पड़ता। कांग्रेस दूरदर्शी नीति नहीं अपना पाई और यही कारण है कि हमें विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी। तो इतिहासकार हैं, उनके अपने अपने विचार हैं। पाकिस्तान ही इतिहासकार मानते हैं कि विभाजन न्यायोचित था और अनिवार्य था। मुसलमानों का हित पोषित करने के लिए यही एक व्यवस्था थी जो स्थिति को बेहतर बना सकती थी। अगर विभाजन नहीं होता तो मुसलमानों की अस्मिता खतरे में रहती। अंग्रेज इतिहासकार पदाधिकारियों की माने तो वो भिन्न भिन्न राय प्रस्तुत करते हैं। कुछ इसे उचित और कुछ अनुचित मानते हैं। भले ही प्रश्न पर इतिहासकारों की धारणा अलग अलग हो, लेकिन विभाजन का सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व मोहम्मद अली जिन्ना पर जाता है। जिन्ना जिस प्रकार से उग्र नीतियां अपनाते हैं, उनके पास ये अधिकार और ये शक्तियां थी कि विभाजन की त्रासदी को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे बढ़ाया और दिनों दिन इसे जटिल बनाया। मुसलमानों को इस बात का एहसास कराने में सफल रहे कि वो एक पृथक समुदाय हैं और अलग होकर ही वो सुरक्षित रहेंगे। यद्यपि ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान अभी भी अस्थिरता और अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। शायद वह भारत का हिस्सा होता तो बेहतर स्थिति में होता। मुस्लिम समाज की उन्नति और सुदृढ़ता शायद भारत में बेहतर होती। भारत एक और सशक्त राष्ट्र होता जिसमें मुसलमान भी और अधिक सशक्त स्थिति में अपने हितों को पूरा कर पा रहे होते और वो बड़े ही सम्मान के साथ पूरे वैश्विक दृष्टिकोण से मजबूत होते। खैर, विभाजन की डोर इस प्रकार से वो पकड़ते हैं कि अंतिम रूप में मुसलमानों की भावनाओं को भड़काकर वो एक पाकिस्तान बना ही ले जाते हैं और समाधान की सभी संभावनाओं को समाप्त कर देते हैं। विभाजन के लिए जिन्ना और उनका कार्यक्रम सर्वाधिक उत्तरदायी थे, लेकिन अगर आप एक संतुलित विश्लेषण करना चाहें तो आप पाएंगे कि भूल तो देखो दोनों पक्षों से हुई है। ऐसा नहीं है कि आप सारी मटकी जिन्ना के सिर फोड़ देंगे। हाँ, कांग्रेस की नीतियों में भी अदूरदर्शिता दिखती है और जैसा कि मैंने कहा कि उन्हें 1930 के दशक में ही जिन्ना को कई प्रकार के कंसेशंस दे देने चाहिए थे और हमने वो उन्हें नहीं दिए, तो अंतिम रूप में हमें पाकिस्तान देना पड़ा। ये दूरदर्शिता का अभाव कहा जाएगा। गलत और सही कहना तो बहुत जटिल बात हो जाएगी। आप इसे इस तौर पर देखें कि हाँ, ये दूरदर्शिता का अभाव है। हिंदू महासभा और हिंदूवादी संगठन भी सांप्रदायिक नीतियों को भड़काते हैं। आप उन्हें बिल्कुल से बरी तो नहीं कर सकते। समय समय पर उन्होंने भेदभावपूर्ण बयान दिए, हिंदू राज्य बनाएंगे, मुसलमानों को किनारे करेंगे, ऐसी बातें करते रहते थे जिससे उग्रता बढ़ी। अगर मुस्लिम लीग की ओर से ऐसे बयान आते थे तो हिंदू संगठनों की ओर से भी ऐसे बयान जाते थे। तो सांप्रदायिकता बढ़ाने में दोनों ही संगठनों ने अपना अपना जो रोल है वो अदा किया है। मुस्लिम लीग उग्र थी, मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता की भावनाओं को बढ़ाया और मुसलमानों को उग्र बनाया। यह काम तो मुस्लिम लीग ने किया,
लेकिन उसके प्रत्युत्तर में आप देखें तो जो हिंदू संगठन है उन्होंने भी लगभग वही रवैया अपनाया। तो आप किसी एक के ऊपर तो मटकी नहीं फोड़ पाएंगे। अगर वो संतुलित रुख अपना दे तो शायद बात बन भी सकती थी। सभी कारकों और परिस्थितियों को मिलाकर ऐसा वातावरण निर्मित हो गया कि विभाजन को रोकना लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था और उन समस्याओं का समाधान विभाजन ही लग रहा था। कांग्रेस ने क्यों विभाजन स्वीकार कर लिया? उनके पास विकल्प बचा नहीं था। वो ये मानकर चल रहे थे कि इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, विभाजन को स्वीकार करके एक जो सांप्रदायिक हिंसाएं चल रही हैं उन्हें संतुलित करके रोका जा सकेगा। ठीक है, विभिन्न समूहों, वर्गों और समुदायों के बीच में एकीकरण जो बच जाएंगे स्थापित किया जा सकेगा। स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजों का जाना जरूरी है और अगर यह विभाजन के उपरांत होता है तो कोई बात नहीं है। विभाजन को स्वीकार कर लिया गया और वो मुसलमानों को संगठित कर भी नहीं पाए थे। सत्ता का त्वरित हस्तांतरण सांप्रदायिक हिंसा और लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई रोक सकता था। उन्हें किनारे करके हम बेहतर स्थिति में हो सकते थे। देसी रियासतों को उनका पृथक अस्तित्व बनाए रखने से रोकने के लिए एक सशक्त सत्ता भारत में चाहिए थी और वो पाकिस्तान को किनारे करके मिल रही थी। तो इस चीज को यहां पर स्वीकार किया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गांधी जी क्यों, जैसे कई बार हम अक्सर ये प्रश्न उठाते हैं कि कुछ लोग कहेंगे गांधी ने भारत का विभाजन करवाया, अगर गांधी चाहते तो भारत का विभाजन नहीं होता। गांधी जी क्यों समर्थ नहीं थे इस विभाजन को रोक पाने में? गांधी जी की असमर्थता को अगर आप देखें तो वो आपको स्पष्ट समझ में आएगी। गांधी जी कभी एक बहुत प्रभावी नेता थे, लेकिन 1947 तक आते आते वो इस स्थिति में नहीं थे कि विभाजन जैसी त्रासदी को रोक सके। पूरा भारत और भारत के लोग सांप्रदायिकता के रंग में रंग चुके थे। उन्होंने दुखी मन से विभाजन को स्वीकार किया। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। सांप्रदायिक मानसिकता पर आधारित एक आंदोलन सांप्रदायिकता के विरुद्ध कैसे लड़ सकता था? उन्होंने कांग्रेस के लोगों से आग्रह किया कि वो स्वीकार ना करें विभाजन को, लेकिन बात नहीं बनने वाली थी। अंग्रेज भारत छोड़कर गए, इसके पीछे कौन सी महत्वपूर्ण शक्तियां उत्तरदायी हैं? अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर जांचने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि भारत छोड़कर वो जाते हैं, उसके पीछे अनेक महत्वपूर्ण कारण थे जो उत्तरदायी थे। ऐतिहासिक उद्देश्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कुछ इतिहासकार, राजनीतिज्ञ करते हैं और वो ये मानते हैं कि ब्रिटेन अपनी मर्जी से भारत छोड़कर गए थे, कोई दबाव नहीं था। कुछ लोग मजाक में कहते हैं गांधी जी और कांग्रेस ने अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। अच्छा, वही अंग्रेज जो अभी अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत कर आए हैं, जो जर्मनी, इटली और जापान जैसे शक्तिशाली देशों को मिट्टी में मिलाकर आए हैं, वो भारत में डर गए और कांग्रेस और गांधी ने उनको मार के भगा दिया। बात अजीब लगती है ना? ऐतिहासिक उद्देश्य के सिद्धांत को मानने वाले इतिहासकार यही कहते हैं कि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं थी कि हम अंग्रेजों को भगा पाते। उन्होंने स्वतः निर्धारित किया कि वो भारत को छोड़कर जाएंगे और वो भारत को छोड़कर गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली और लेबर पार्टी के प्रमुख लास्की के बयान इसी पर आधारित हैं। वो कहते हैं कि ब्रिटेन ने भारत को मानवता के आधार पर छोड़ दिया। वो कहते हैं कि भारत को भेजे जाने वाले जो शिष्टमंडल थे, समय समय पर उन्होंने अलग अलग अधिनियम बनाए और वो इसी कड़ी का हिस्सा थे कि हम उन्हें छोड़ देंगे। ब्रिटेन ऐसा करके इन ऐतिहासिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहता है जिसमें वो ये बताना चाहते हैं कि वो शोषित नहीं थे। उन्होंने भारत को बेहतर स्थिति दी और समय के साथ छोड़ दिया। कुछ इतिहासकार इसे साम्राज्यवाद का पतन मानते हैं। हम मानते हैं कि धीमे धीमे साम्राज्यवाद विरोधी धारणाएं भारत में बहुत तीव्र हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वास्तव में अंग्रेज इस स्थिति में थे ही नहीं कि वो भारत को अपना उपनिवेश बना के रख पाते, और यह क्रम 1917 की रूस की क्रांति के बाद ही शुरू हो गई थी। साम्राज्यवाद विरोधी धारणाएं जो उत्पन्न हुई हैं, उन्हीं के चलते ब्रिटेन को भारत छोड़ के जाना पड़ा। तीसरा कारण माना जाता है दो महान शक्तियों का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसए और यूएसएसआर, ये दो महान शक्तियों के रूप में उदित होती हैं। ये दोनों ही पुराने उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे, क्योंकि स्वतंत्र होने वाले राष्ट्र दो में से किसी एक खेमे में जाते, और यही कारण है कि ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया गया और वो भारत को छोड़ता है। इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय। ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड का जो श्रमिक दल था वो समाजवादी विचारधाराओं से प्रेरित था और उनका भी यही मानना था कि भारत जैसे राष्ट्र को आजाद कर दिया जाना चाहिए और यथाशीघ्र इन जिम्मेदारियों से उन्हें
बरी हो जाना चाहिए, मुक्त हो जाना चाहिए। ठीक है, उन्हें इन जिम्मेदारियों से बाहर निकल जाना चाहिए। वो भी ये स्वीकार करते थे। भारतीय राष्ट्रवाद को रोकने में अंग्रेजों की विफलता। भारत में जो राष्ट्रवाद बहुत तेजी से आगे बढ़ा, उसमें कुशल नेतृत्व था, प्रशंसनीय संगठनात्मक क्षमता थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे एक नई दिशा दी। गांधी जी के प्रयासों से कांग्रेस को एक विशेष पहचान मिली और कांग्रेस की लोकप्रियता के चलते धीमे धीमे वो सशक्त हो गए। और मुस्लिम मतलब अंग्रेजों की बात करते हैं, अंग्रेज इस उद्वेलित शक्ति को रोक नहीं पाए। विस्फोटक परिस्थितियां और कानून व्यवस्था की स्थिति, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, क्रांतिकारी आतंकवाद तीव्र होता गया। हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाया, हिंसाएं बढ़ने लगी, दंगे होने लगे। भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसा हुई, उसके बाद आईएनए के सोल्जर्स के पक्ष में जो आंदोलन उत्पन्न हुआ, और फिर अंतिम रूप में हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से रॉयल इंडियन नेवी में आरआईएन विद्रोह होता है। वो समझ गए थे कि जो निष्ठा, स्वामी भक्ति भारतीयों की उनकी ओर थी, वो धीमे धीमे समाप्त हो चली है और अब उन्हें अंतिम रूप में भारत को छोड़ना ही होगा। इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है। भारतीय नौसेना का विद्रोह, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जहां पर 78 शिप्स और 2000 रेटिंग्स यानी कि नौसैनिक विद्रोह में आ गए थे। और इससे एकदम स्पष्ट हो गया था, इट वॉज रियली वेरी क्लियर कि हम अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाने में सफल रहे हैं और अंग्रेज इस प्रकार के किसी भी और विद्रोह को सहने की क्षमता नहीं रखते हैं। हालांकि नौसैनिक विद्रोह के पीछे भी उनकी दंभपूर्ण श्रेष्ठता की नीति और प्रजातीय भेदभाव ही था, लेकिन नौसेना के विद्रोह में थल सेना और वायुसेना भी अछूती नहीं रही थी। वो भी इसमें किसी न किसी रूप में शामिल हो गए थे। असंतोष उनके मन में भी था और वो जाहिर भी करने लग गए थे। नौसेना, या सीधे सीधे कहूं तो सेना, जो भारत में उनकी शक्ति का आधार थी, जब उन्होंने उस शक्ति को खोया तब उन्हें समझ आया कि भारत में रहना अब उनके लिए आसान नहीं है। वामपंथी विचारधारा का उदय, भारत में वामपंथ धीमे धीमे सामाजिक अतिवादी आंदोलन के रूप में बढ़ने लगा। वामपंथी संस्था का उत्थान होने से अंग्रेज एक समाजवादी या साम्यवादी आंदोलन को लेकर भी भयभीत थे और उन्हें ऐसा लगने लगा कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस के स्थान पर वामपंथ के हाथ में गया तो बात फिर जुबान से तो नहीं होगी, फिर तो लाठी डंडे और बंदूकें चलेंगी। और वो ऐसी स्थिति के लिए तैयार नहीं थे। वो चाहते थे मामले को शांति से निपटा लिया जाए। संभवतः यही कारण था कि कांग्रेस और अंग्रेज दोनों 1947 में सत्ता के हस्तांतरण के लिए तैयार हो गए। द्विविकल्प सिद्धांत, भारतीय परिस्थितियों को अनियंत्रित होता देख अंग्रेज अधिकारी ये महसूस करने लगे, नौकरशाही सेना अब उनके लिए निष्ठावान नहीं है। अंग्रेजों को भर्ती करके जिस प्रकार से भारतीय शासन व्यवस्था का यूरोपीयकरण किया गया, उसके तहत वो काफी लंबे समय तक भारत को अपना उपनिवेश बना के रख पाए, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक संभव नहीं है। प्रथम विकल्प अत्यंत मुश्किल था। अगर वो भारत को बनाए रख सकें अपना उपनिवेश, उसके लिए वही काम करना होगा जो वो पहले से कर रहे थे। मतलब अब वो भारत के ऊपर पूरा नियंत्रण स्थापित करें और अधिक से अधिक यूरोपीयकरण करके पूरी सत्ता वापस से मजबूती से अपने कब्जे में ले। लेकिन यह करना अब उतना आसान नहीं था जितना पहले था। और दूसरा विकल्प था कि भारत को राष्ट्रमंडल का हिस्सा बना के आजाद कर दिया जाए। कुछ अंग्रेज इतिहासकार ये मानते हैं कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत को राष्ट्रमंडल में शामिल करने के लिए अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारत को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर वो भारत को स्वतंत्र करके उसे राष्ट्रमंडल का हिस्सा बनाए रखने में सफल रहे तो कहीं ना कहीं एक अपना प्रभाव तो वो मेंटेन ही कर पाएंगे और जो कई प्रकार के विरोध हैं वो उससे भी बच जाएंगे। तो ताज का शासन अप्रत्यक्ष रूप से ही भारत पे रहेगा। रूढ़िवादी आलोचकों का मुंह बंद करने में भी सफल हो सकेंगे वो भारत में। उन्होंने का तर्क ये था कि भारत स्वतंत्र होने के उपरांत भी ब्रिटिश झंडे के तले ही रहेगा और ब्रिटिश हितों का पक्ष पोषण करता रहेगा। यद्यपि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्रमंडल इतना अधिक महत्वपूर्ण संगठन नहीं था और धीमे धीमे वो अपने अधिकार, अपनी शक्तियों को छीड़ होता देख लेता है। यहां पर
हमने इस पूरे टॉपिक को समझा और जाना कि क्या स्थितियां परिस्थितियां रही कि देश को आजाद किया गया। इस संबंध में कुछ लोगों के विचार हैं, आइए देखते हैं। वली खान, अंग्रेज न ही हिंदुओं के दुश्मन न ही मुसलमानों के दोस्त हैं। उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण इसलिए नहीं किया कि वे मुसलमानों से दोस्ती प्रदर्शित करना चाहते थे। वस्तुतः यह उनकी अंतरराष्ट्रीय नीतियों की बाध्यता का परिणाम था। वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में एक केंद्र चाहते थे जो उनके हितों की पूर्ति करे, और भारत वो केंद्र नहीं बन सकता था, तो उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान के निर्माण को हवा दी। ये वली खान का विचार है। आरजे मूर का क्या कहना है? भारत को बांटो एवं राज्य करो की नीति से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना उसे चरणों में सत्ता हस्तांतरित करने से। यह कार्य राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से देश को हताश करने वाला था। हमें अचानक से आजादी मिल जाती तो हम बेहतर स्थिति में होते। सरदार पटेल, हमने यह महसूस किया कि यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर विनष्ट हो जाएगा। कार्यालय में मेरे 1 वर्ष के अनुभव से मुझे ज्ञात हुआ कि हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह हमें विनाश की ओर ले जा रहा था। ऐसा करने पर हमारे पास एक नहीं कई पाकिस्तान होते। हमारे प्रत्येक कार्यालय में एक पाकिस्तानी शाखा होती। वो मानते हैं कि पाकिस्तान का बंटवारा अपरिहार्य था, इसे नहीं रोका जा सकता था और इसी के दृष्टिगत पाकिस्तान का विभाजन किया गया। यह पटेल का स्टेटमेंट है। मौलाना आजाद क्या कहते हैं? कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी विभाजन को स्वीकार किया, यद्यपि वास्तविक स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। देश का विभाजन केवल कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्ताव या मुस्लिम लीग के रजिस्टर में ही स्वीकार किया गया था। भारत के लोगों ने कभी भी इसे स्वतंत्र एवं खुले मन से स्वीकार नहीं किया। यदि कुछ ने इसे स्वीकार किया भी तो बुझे हुए मन एवं गुस्से के साथ, तथा अन्य ने एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में। मौलाना आजाद कहते हैं कि भारतीयों ने कभी भी पूरे मन से विभाजन को स्वीकार नहीं किया। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना, मैंने अपने सचिव तथा उसके टाइपराइटर की सहायता से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान प्राप्त किया। सोचने वाली बात है। युद्ध नहीं हुआ था एक नया देश बनाने के लिए, प्रस्ताव लिखे गए थे टाइपराइटर के द्वारा, धमकियां दी गई थी। ये जिन्ना खुद कहते हैं कि उन्होंने एक टाइपराइटर की मदद से इतना बड़ा देश तैयार कर लिया। खैर, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान। 1940 के उपरांत मुसलमानों को यह स्पष्ट था कि उनका उद्देश्य न तो एक राष्ट्रीय हिंदू भारत में दूसरे दर्जे का नागरिक था और न ही एक बहुराष्ट्रीय भारत में संदिग्ध की साझेदारी। उन्हें तो एक भिन्न प्रदेश में एक भिन्न राष्ट्रीयता की आकांक्षा थी। मतलब 1940 के बाद वो स्पष्ट थे कि उन्हें अलग देश चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, एक सांप्रदायिकता से दूसरी सांप्रदायिकता समाप्त नहीं होती, प्रत्येक एक दूसरे को बढ़ावा देती है और दोनों ही पनपती हैं। वो इस्लामिक सांप्रदायिकता का जो प्रत्युत्तर हिंदू सांप्रदायिकता ने दिया उसके दृष्टिगत ये बात करते हैं। सर जॉन स्ट्रेची, ब्रिटिश ऑफिशियल, भारत में भिन्न धर्मों का एक साथ होना हमारी राजनीतिक स्थिति के लिए बहुत अच्छी बात थी, अच्छी बात है। तो वो मानते थे कि भारत में हिंदू मुसलमान अगर आपस में लड़ रहे हैं तो ये उनके फायदे की बात है। माउंटबेटन, सांप्रदायिकता का अकेले ही मुकाबला करने के कारण गांधी की प्रशंसा। गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स के समान है, मतलब वो अकेले थे जो वास्तविक अर्थों में सांप्रदायिकता से अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। ये रहा भारत के आजादी का प्रक्रम। अगले सेशन में हम भारत में प्रशासनिक नीतियों पर चर्चा करेंगे। आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है। अंतिम रूप में 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है और इस सेशन में इस स्टेटमेंट के साथ मैं भारत की आजादी की घोषणा करता हूं। तो यह सेशन यहां पर समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे एक और सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
यार